Hello everyone, welcome to our YouTube channel SSC Mania। सो आज हम पॉलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारा पहला टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन। सो कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? ए कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फंडामेंटल सेट ऑफ लॉज एंड प्रिंसिपल that defines how a country, state or organization is governed, outlining the power of government and rights of people। सो बेसिकली इसके कहने का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक फंडामेंटल सेट ऑफ लॉज है और प्रिंसिपल्स जो डिसाइड करते हैं कि एक देश, एक राज्य और कोई ऑर्गेनाइजेशन कैसे गवर्न करेगी, कैसे उस एरिया को चलाएगी। ठीक है। उन सो अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जो कि है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कितनी तरह की होती है? गवर्नमेंट में बेसिकली 4 तरह की होती है। कम्युनिस्ट वो गवर्नमेंट होती है जो कि जिस देश में जितना भी प्रोडक्शन होता है या फिर सोर्स होते हैं उन सभी पे टोटल कंट्रोल होता है, वो गवर्नमेंट का होता है, जैसे चाइना का। सेकंड इज मोनार्क। मोनार्क एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे एक सिंगल पर्सन लाइक किंग उस पूरे एरिया को कंट्रोल करेगा और उसको गवर्न करेगा, जैसे कि नॉर्थ कोरिया। थर्ड इज टोटलिटेरियन। टोटलिटेरियन को हम एक तरह से डिक्टेटरशिप भी बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ के सिटीजन्स की लाइफ के ऊपर पूरा कंट्रोल जो वहाँ पे रूल कर रहा है उसके पास रहता है। एंड द फोर्थ इज ओलिगार्च। ओलिगार्च ए गवर्नमेंट बाय फ्यू पीपल्स। उस पूरे देश, स्टेट या ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ कुछ ही लोग चलाते हैं, उस हम ओलिगार्ची कहते हैं उस तरह की गवर्नमेंट को, जिसके एग्जांपल है ईरान एंड रशिया। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्शियली फ्लेक्सिबल एंड पार्शियली रिजिड है। इसका मतलब है जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी जगह पे तो फ्लेक्सिबल है, उसे हम तोड़ मरोड़ सकते हैं, बट कुछ पोर्शन उसका इतना ज़्यादा रिजिड है जिसे तोड़ना मरोड़ना नामुमकिन है। सो लेट्स गेट टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए सबसे पहले जो अर्ली ड्राफ्ट था वो 1928 में रेडी किया गया था, और उस ड्राफ्ट की जो रिपोर्ट है वो सबमिट की गई थी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस एट लखनऊ में, जिसके चेयरपर्सन थे मोतीलाल नेहरू। एंड उस अर्ली ड्राफ्ट को हम नेहरू रिपोर्ट भी बोलते हैं। In 1934, M.N. Roy first proposed the idea of Constituent Assembly for India, and in 1935, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली डिमांड की थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। सो आफ्टर दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड करने के बाद 1935 में ब्रिटेन ने हमें कुछ ऑफर्स दिए, जिनमें फर्स्ट था अगस्त ऑफर 1947, जो कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान इंडिया के सपोर्ट को लेने के लिए प्रपोज किया गया था ब्रिटिश वायसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो ने। लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त 8 1940 को हमें एक प्रपोजल दिया, जिसके अकॉर्डिंग वो हमें वॉर के बाद डोमिनियन स्टेटस देंगे, बट उस टाइम सभी पार्टी ने इसे मना कर दिया था। फिर 1942 में क्रिप्स ने एक प्रपोजल दिया, जिन्होंने इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देने का वादा किया आफ्टर द वॉर, along with the creation of Constituent Assembly to draft a new constitution। उन्होंने कहा कि वॉर के बाद आपको डोमिनियन स्टेटस के साथ साथ हम एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने के परमिशन भी देंगे, जिससे कि आप अपने लिए, खुद के लिए एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना पाएंगे। एंड फिर 1945 में वेवल प्लान आता है, जिसे शिमला कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जाना जाता है। वेवल प्लान को 1945 में इंडियाज वायसरॉय लॉर्ड वेवल ने प्रपोज किया था टू रिजॉल्व द political deadlock by creating a new interim executive council with equal representation of Hindus and Muslims। इसके अकॉर्डिंग जो न्यू एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी थी उसमें हिंदूज एंड मुस्लिम का इक्वल रिप्रेजेंटेशन था। देन अब हम बात करते हैं डोमिनियन स्टेटस की। हमने पीछे देखा अगस्त प्रस्ताव में भी कि डोमिनियन स्टेटस का जिक्र बार बार हो रहा है, तो आखिर ये डोमिनियन स्टेटस है क्या?
डोमिनियन स्टेटस में डोमिनियन का मतलब होता है मास्टर्ड एंड रूल्ड। ओके, सो बेसिकली ये उन कंट्रीज को दिया जाता है जो कि अपने आप को सेल्फ गवर्न करने के काबिल हैं, बट वो रहेंगे ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट ही। सो जब भी ब्रिटिश एम्पायर को उनकी नीड होगी उन्हें उनकी हेल्प के लिए आना पड़ेगा। ठीक है, इस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि डोमिनियन स्टेटस इज डेड एज ए डोरनेल। एंड ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं प्रीवियस ईयर में एसएससी के। एंड जैसे कि हमने देखा था पीछे हमारे पास 3 मिशंस आए थे, तीनों को रिजेक्ट कर दिया गया था एंड कांग्रेस ने डिमांड कर दी पूर्ण स्वराज एंड ब्रिटिश ऑफर डोमिनियन स्टेटस। ओके, सो उन सब के बाद आता है कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान में बेसिकली 3 ब्रिटिश कैबिनेट मेंबर्स थे। पैथिक लॉरेंस जो कि चेयरपर्सन थे, सेकंड थे स्टैफर्ड क्रिप्स एंड थर्ड थे एवी अलेक्जेंडर। सो ओनली कैबिनेट मिशन प्लान वाज एक्सेप्टेड बाय बोथ कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग, hence constituent assembly was formed according to it। उसके बाद एक फेमस स्पीच है जो डिलीवर की गई थी 14 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने, और उस स्पीच का नाम है टायरिस्ट ऑफ विद डेस्टिनी। नेहरू जी ने इसे रेफर किया गांधी जी को। ये नेहरू जी के द्वारा दी गई स्पीच है। इसमें नेहरू जी गांधी जी को रेफर करते हैं एज द एम्बिशन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ अवर जनरेशन हैज बीन टू वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई। उसके बाद कैबिनेट मिशन की बात करते हैं तो कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग 389 मेंबर्स थे टोटली, जिसमें से 93 जो मेंबर्स हैं वो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं जो रिप्रेजेंट करेंगे प्रिंसली स्टेट को। वो इलेक्टेड नहीं है बट रूलर्स के द्वारा नॉमिनेट किए गए। देन 296 मेंबर्स ये इलेक्टेड मेंबर्स है जो रिप्रेजेंट करेंगे ब्रिटिश इंडिया को। इसके अंदर 4 जो मेंबर्स होंगे वो आएंगे चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस, जो कि बड़े बड़े प्रोविंस थे जैसे अजमेर, मारवाड़, कुर्ग, दिल्ली, बलूचिस्तान। ठीक है, एंड 292 मेंबर्स होंगे वो इलेक्ट करे जाएंगे फ्रॉम इवन 11 गवर्नर प्रोविंसेस ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद में इनके अंदर सीट को कैसे बांटा जाएगा, सीट एलोकेशन की बात करते हैं हम। सीट एलोकेशन टू ईच ब्रिटिश प्रोविंस वर टू बी डिवाइडेड अमंग 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज मुस्लिम, सिख एंड जनरल। टोटली जो सीट का लोकेशन होगा ब्रिटिश जो ईच ब्रिटिश प्रोविंस में वो 3 पार्टों में डिवाइड किया है, मुस्लिम, सिख एंड जनरल। एक सीट 1 मिलियन पॉपुलेशन के ऊपर होगी, मतलब एक सीट के नीचे 1 मिलियन पीपल्स होंगे उन पर है। इट वाज पार्शियली इलेक्टेड एंड पार्शियली नॉमिनेटेड। ठीक है, जो मेथड ऑफ इलेक्शन होगा वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। उसमें क्या क्या होता है, प्रपोजल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जिसे एसटीवी भी बोलते हैं। इंटर्म गवर्नमेंट 2 सितंबर 1946 को द इंटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड। इट लास्टेड अंटिल इंडियाज इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। मतलब 2 सितंबर 1946 को इंटर्म गवर्नमेंट बनी थी जो कि 15 अगस्त 1947 जब इंडिया का इंडिपेंडेंस हो गया था तब तक चली थी। द पार्टीशन ऑफ द कंट्री एंड द पार्टीशन ऑफ द कंट्री इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान को 2 पोर्शन में डिवाइड कर दिया गया था। इंडिया के 2 पार्ट हो गए थे, इंडिया एंड पाकिस्तान। जो प्रेसिडेंट होगा था ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वॉइसरॉय एंड जनरल वॉइसरॉय ऑफ इंडिया, वो कौन कौन थे? वॉइसरॉय थे विस्काउंट वेवल टिल फेब 1947 एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड माउंटबेटन जो कि थे फरवरी 1947 तक ही। ओके, उसके बाद में पोजीशन हेल्ड बाय मेंबर्स ऑफ इंटर्म गवर्नमेंट, वो कौन कौन थे? कमांडर इन चीफ थे सर क्लोड ओकिनलैक, वाइस प्रेसिडेंट
जो कि एक्सटर्नल अफेयर और कॉमनवेल्थ रिलेशन के भी थे, वो थे जवाहरलाल नेहरू, जो कि थे इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से। होम अफेयर्स, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के थे। एग्रीकल्चर एंड फूड के लिए थे राजेंद्र प्रसाद, जो ऑल्सो फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। कॉमर्स के लिए थे इब्राहिम इस्माइल चुड्रिगर, जो कि थे मुस्लिम लीग से। डिफेंस के लिए बलदेव सिंह, फाइनेंस के लिए लियाकत अली खान, हेल्थ के लिए गजनफर अली खान, लेबर के लिए जगजीवन राम, लॉ के लिए जोगिंदर नाथ मंडल, एजुकेशन और आर्ट्स के लिए श्री राजगोपालाचारी, रेलवे एंड कम्युनिकेशन, पोस्ट एंड एयर के लिए अब्दुल राब निश्तर, इंडस्ट्रीज एंड सप्लाई के लिए जॉन मिथाई। आई होप आप लोगों को आज का जो हमारा वीडियो था वो पसंद आया होगा। अगर आपको और वीडियो चाहिए तो आप हमें यूट्यूब और इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। हम इस तरह के यूट्यूब पे तो बहुत कम वीडियोस आते हैं, बट इंस्टा पे हम रेगुलर बेस पे वीडियोस पोस्ट डालते रहते हैं, जो कि आपको आपकी स्टडी में काफ़ी हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच।